देखो ये आज का टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल एक ऐसा टॉपिक है जो बड़े से बड़े एग्जाम में और छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है इसका। वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल है क्या? हवा, विभिन्न प्रकार की गैसों का एक समूह जो वायु कहलाती है। विभिन्न प्रकार की गैसें जो वायुमंडल में पाई जाती है उनका एक समूह है, समाहार है, वो कहलाता है वायुमंडल। जैसे गैस है आपकी N2 नाइट्रोजन, वायु का प्रमुख घटक है। वायुमंडल का प्रमुख घटक है नाइट्रोजन। कितने परसेंट है वायुमंडल में? ये 78.8%। दूसरे स्थान पर जैसे आपकी गैस है O2 यानी ऑक्सीजन, इसकी प्रतिशत है 20.95। आपने कहीं पढ़ा होगा 20.92, 20.93। ये जो डेटा बता रहा हूं करंट में पढ़ा रहा हूं NCERT, नया डेटा। NCERT मतलब नेशनल काउंसिलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसके हिसाब से यानी जो यूपी सरकार सरकारी स्कूलों में अपनी बुकें पढ़ाती हैं, उन बच्चों को जो डाटा दिया जाता है वो इसके हिसाब से उस बुकों में डाला जाता है। अगर हम किसी क्वेश्चन में रेट डाल सकते हैं तो वो NCERT के हिसाब से सही होना चाहिए, तभी हम रेट डाल पाएंगे, ठीक है। विकिपीडिया में कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, किसी बुक्स में कुछ मिलेगा, है ना। तो लेकिन हमें पढ़ना है NCERT के हिसाब से ही मैं पढ़ाऊंगा। 20.95 हो गया। इसके बाद में ऑर्गन गैस हो गई AR, जो वायुमंडल में पाई जाती है 0.93% पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में जो अगली पाई जाएगी वो पाई जाएगी आपको CR कौन सी? क्रिप्टॉन। इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो है 0.2%। और नहीं सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है वायुमंडल में वो पाई जाती है 0.3%। इसके बाद में पाई जाएगी क्रिप्टॉन, इसकी जो मात्रा है वायुमंडल में वो है 0.01%। इसके बाद आपकी जो वायुमंडल में पाई जाती है उसको मानो हीलियम। हीलियम की मात्रा वायुमंडल में पाई जाएगी आपकी 0.20305। और इसके बाद में आपका आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पाई जाएगी 1 2 3 4 5 405। इतने परसेंट आपकी पाई जाती है। सबसे बाद में अगर बात करते हैं तो जीनोन की मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है हमारी 1 2 3 4 और 9%, ठीक है। लगभग ये डाटा है। आप लोगों को इतने डाटे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एग्जाम में पूछा जाता है आपका यहां तक, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, उसके बाद में आर्गन गैस है और सबसे नीचे कार्बन डाइऑक्साइड ये पाई जाती है। इसके बाद में डाटा क्या चलता चला जाता है उसको आप छोड़ो। अब देखते हैं वायुमंडल, यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली गैसों का आवरण, गैसों की परत वायुमंडल कहलाती है। इनको 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांटा गया। मानो ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का ऊपरी बिंदु और निचला बिंदु दोनों कहलाते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मध्य से जो रेखा गुजर के जाती है इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। बहुत नामों से उसको जाना जाता है, कंफ्यूज मत होना, ये सभी एक ही नाम होते हैं, ठीक है। इक्वेटर इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऊपर वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इसके ऊपर जो पहली परत बनेगी उस परत का नाम है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रोपोस्फेयर। अब इस मंडल की जो पूछेंगे कि ध्रुवों से इसकी ऊंचाई कितनी है, देखो समस्या क्या है, हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने इतना तो पढ़ाई होगा कि भाई पृथ्वी की जो आकृति बिल्कुल गोल नहीं, वो अंडाकार है। यानी अंडा ऊपर से बढ़ा हुआ होता है, साइडों से थोड़ा सा कम होता है। तो ऊपर को अगर पृथ्वी बढ़ गई तो इस लेयर से इसकी परत अपने ऑटोमेटिक घट जाएगी। तो घट के कितनी होगी फिर वो 8।
और विषुवत रेखा में यहां बढ़ेगी तो यहां इसकी फिर क्या है, ऊपर से घट गई है तो यहां बढ़ जाएगी, तो इसकी यहां से जो बैठती है वो बैठती है कितनी, 18 किलोमीटर। 8 से 18, 18 8 कितने हो गए, 18 8 26, 26 बाई 2 औसत कितनी आ गई, 13 किलोमीटर। अगर क्षोभ मंडल की हम पूछेंगे कि कितनी है औसत ऊंचाई तो वो 13 किलोमीटर बनती है आपकी। ठीक है, जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में ताप, दाब, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, संबंधी सभी घटनाएं, ठीक है। और पक्षियों के लिए यही आदर्श मानी जाती है, बादल, गरज, मेघ, सब कहां होते हैं, इसी में ही होते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपो, अच्छा गलत लिख रहा है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर इसको कहा जाता है। इसके बाद दूसरी परत की बात करते हैं। देखो कुछ गैसें हैं जिनको अलग तरीके से बताया जाता है वायुमंडल में। कहते हैं कि भाई पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी का ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने किलोमीटर तक पाई जाएगी, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने किलोमीटर तक पाई जाएगी, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस जो पाई जाएगी वो 120 किलोमीटर तक पाई जाएगी। इसके बाद में गैस लगभग लुप्त हो जाएगी। इसके बाद में पूछते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितने किलोमीटर तक पाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाएगी आपकी 90 किलोमीटर तक वायुमंडल में पाई जाएगी। CO2 ये होती है O2, लेकिन प्लस इसमें H2O बोले तो वायुमंडल में आर्द्रता या जल की मात्रा, ये भी कहां तक पाई जाएगी, 190 किलोमीटर तक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के कितने किलोमीटर तक कुल गैसों के द्रव्यमान की 50% पाई जाती है, तो 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर तक गैसों के कुल द्रव्यमान का 50% प्राप्त होता है। और जबकि इसको बढ़ा दें अगर 32 किलोमीटर, तो गैसों के कुल द्रव्यमान का 99% गैसें यहां प्राप्त हो जाती है हमको। ठीक है, तो पहली हमारी जो हो जाती है क्षोभमंडल हो जाती है। इसके बाद दूसरी परत, इसकी ऊंचाई आपको बता दी है। दूसरी परत जो हमारी आती है इसको कहते हैं समताप मंडल, इसको कहते हैं समताप मंडल, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इसका जो ऊंचाई होती है ये 18 से 50 किलोमीटर होती है। कितनी, 18 से 50 किलोमीटर होती है। समताप मंडल, इसमें ताप लगभग समान होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समताप मंडल। ये क्या कहलाती है, वायुयानों के लिए आदर्श परत, वायुयानों के लिए आदर्श परत मापी जाती है। क्योंकि क्या है, एयरप्लेन अगर नीचे उड़ रहा है, बिजली कड़कड़ा गई, एयरप्लेन पे गिर गई बिजली, तो वो खत्म हो जाएगा। धूल है, धुआं है, कई बार पता नहीं चल पाता है, बड़ा प्रदूषण है निचले वाली परत में, तो ये सभी नीचे रह जाते हैं और ये यहां से उड़ा देता है ऊपर और इसमें ले जाता है, ये बिल्कुल आराम से अपना उड़ता रहता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसीलिए समताप मंडल को वायुयानों के लिए आदर्श परत इसको माना गया है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 18 से 50 किलोमीटर। समताप मंडल में एक परत और पाई जाती है, समताप मंडल के अंदर एक परत और पाई जाती है। इस परत का नाम है ओजोन। ओजोन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओजोनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। अब कोई बुक कुछ पढ़ाती है, कोई कुछ बुक पढ़ाती है, कोई किसी में डेटा लिखा हुआ है कि भाई ओजोन परत जो है 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है, कहीं लिखा हुआ है 15 से 55 किलोमीटर तक लिखाई जाती है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से इसको कहते हैं 10 से
50 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। तो यानी ओजोन परत की जो ऊंचाई है, जो इस ओजोन परत की जो ऊंचाई बनती है यहां से यहां तक, ये पाई जाती है आपकी 10 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन परत क्वेश्चन आता है किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। हालांकि कई किताबों ने ओजोन मंडल को अलग एक मंडल बना के दिखा दिया है, लेकिन ये समताप मंडल का ही भाग है, ठीक है। तो ओजोन परत जो है इसका अणुसूत्र होता है ओजोन परत का क्या? O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन परत का। और ओजोन परत से जो आती है वो सड़े अंडे जैसी या सड़ी मछली जैसी गंध आती है। ये एक निश्चेतक है। ओजोन परत, ओजोन गैस जो है, ओजोन परत ओजोन गैस के कारण इसको कहा जाता है यह एक निश्चेतक। निश्चेतक मतलब मूर्छा, नशीली एक गैस है जिससे मूर्छा आ जा सकती है, या निश्चेतना, चेतना को खो देना मतलब निश्चेतक हो जाता है। तो ये निश्चेतक है आपकी। इसकी जो मोटाई है उसको मापते हैं डाब्सन में। डाब्सन, ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापते हैं? डाब्सन में मापा जाता है। ओजोन परत पे जो छिद्र है सबसे अधिक इसकी समस्या है अंटार्कटिका पर, ठीक है, नीचे ध्रुवों पर। समस्या क्या है? ध्रुवों पर ठंड तो ज्यादा होती है और वहां सूरज की आने वाली किरणें कुछ गैसों से टकराती हैं और वो जो है किरणें ओजोन के साथ अभिक्रिया करके उनको ऑक्सीजन में तोड़ देती हैं और ओजोन खत्म हो, क्योंकि ओजोन एक ऑक्सीजन का रूप है। तो जब वो ओजोन परत ऑक्सीजन में टूट जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और क्या है, ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा, घट जाएगी। कुछ तो ये प्रॉब्लम है। कुछ विद्वान मानते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड या प्रदूषण ज्यादा होने से भी हमारी ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है। दोनों ही बात सत्य हैं, लेकिन सबसे अधिक जो प्रॉब्लम है वो अंटार्कटिका पर इसीलिए कि देखो आप सपोज को अंटार्कटिका पर तो कोई प्रदूषण भी नहीं है, वहां तो पेड़ पौधे वनस्पति मनुष्य नहीं रहता है। दक्षिण गंगोत्री एक हमारा अनुसंधान केंद्र है वहां पे, है ना। तो ये वातावरण की अगर ऐसी बात होती तो वहां होता, चीन के ऊपर होता, भारत के ऊपर होता। ये सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, है ना। तो हालांकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत ने अपने संविधान में सबसे पहले संशोधन करा अनुच्छेद 48 के, ठीक है, जो पर्यावरण से संबंधित है। इसके बाद बात करेंगे इससे ऊपर वाली परत की। इससे ऊपर वाली परत की बात आती है हमारी मध्यमंडल। इसको कहेंगे मीसोस्फेयर इसको कहा जाता है मध्यमंडल। मध्यमंडल का क्या कार्य है? देखो, मध्यमंडल का एक सबसे प्रमुख कार्य यही है, ज्यादा तो इसका कोई जरूरी नहीं है, कि ब्रह्मांड में घूमने वाले उल्कापिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, एकदम पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं और उनके आकार बहुत बड़े हो सकते हैं। अगर वो सीधे आगे पृथ्वी से टकराएंगे तो बहुत जान माल की क्षति पहुंचाएंगे और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाएंगे, भूकंप जैसी स्थिति कर देंगे। लेकिन जो ये आपका मध्यमंडल है, घुसने वाले उल्कापिंड को क्या करता है? यहीं जला के राख कर देता है। आप कई बार रात के समय में देखते हो कि तारा टूटा, पीछे एकदम से रोशनी छोड़ा चला जाता है ना। कहते हो ना कि बस अपनी एक विश मांग लो पूरी हो जाएगी। अब बड़े बड़े विचार है, कोई कहता है बड़े, मैंने तो दुष्ट राक्षस को देख लिया अभी आसमान में, वो अभी जा रहा था इधर को भागा हुआ। ये हमारी प्राचीन अवधारणा है, लेकिन जो रियलाइज ये है कि पृथ्वी के वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते ही और जैसे वो मध्यमंडल से टकराएगा, ठीक है, क्योंकि समतापमंडल का तो तापमान कैसा होना है? समान रहना है। इसके बाद में इसका तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा और जैसे ही इसमें आगे घुसेगा, देखो तापमान की बात करता हूं, 165 मीटर ऊपर जाते हुए शोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यही कारण है कि 8,848 या 50 मीटर ऊंचे हिमालय पर्वत पर वर्ष भर बर्फ रहती है। कारण क्या है? भूमध्य सागर से आने वाली नम हवाएं जो अपने अंदर आर्द्रता नमी को जोड़ जब करके रखती हैं और जैसे ही आके हिमालय के भाग से टकराती हैं यहां, तो हवा ऊपर उठने प्रारंभ हो जाती है और या फिर वो प्रक्रिया चलती है कि प्रत्येक 65 मीटर, प्रत्येक 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती चली जाएगी सौरमंडल में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लो धरती का टेम्परेचर कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो 8,848 को अगर हम डिवाइड करके देखेंगे 165 से, तो 50 प्लस आएगा, 50 से ज्यादा आएगा, लेकिन आएगा किसमें? वो माइनस में आएगा। 0 डिग्री पे जम जाता है बर्फ और यहां 50
डिग्री से माइनस से ऊपर जा रहा है, तो जो नमी थी वायु में वो बर्फ के रूप में, तुषार के रूप में, या फिर आपको स्नोफॉल जो कहते हो, आपको बर्फ जो गिरती है, बर्फ को सिल्ली के टुकड़े नहीं गिरते हैं, बड़ा एक रुई के टाइप से गिरता रहता है, तो वो उसमें परिवर्तित होती रहती हैं और हमेशा इसकी चोटियों पर क्या रखती हैं, बर्फ को बनाए रखती हैं। तो मध्यमंडल का ये सबसे बढ़िया कार्य है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो उनका पिंड खींचे चलाते हैं उनको जला के राख बना देती है। ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम 200 ग्राम के टुकड़े होते हैं, वो कहीं भी आके गिर जाते हैं, उनसे बड़ी कोई क्षति वाली बात नहीं होती है। तो इसके बाद में इसकी जो ऊंचाई मानी गई है वो मानी गई है 50 से 80 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अगला जो परत है हमारी, इसको कहते हैं आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल को इंग्लिश में कहते हैं आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है, कई बार अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ था पीछे, उसमें एक से क्वेश्चन पूछा गया था कि लघु तरंगे कहां से परिवर्तित होती हैं। आयन मंडल को भी 4 परतों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहली परत का नाम है डी परत या डी लेयर। ठीक है, इससे अगली परत का जो नाम है ई, इससे अगली परत का नाम है एफ, और इससे ऊपर वाली जो परत है ये है जी लेयर। ठीक है, ए सी डी ई एफ जी। ठीक है, जी लेयर। तो ये इसमें परत होती है। अब इसमें से केवल पूछा क्या जाता है, तरंगों के बारे में पूछा जाता है। वो बोल देगा बताओ भाई दीर्घ तरंगे कहां से परिवर्तित होंगी, तो याद रखो डी से दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ी तरंगे। तो जो चीज बड़ी है पहले ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, इसके बाद में ई प्रकार की जो है तरंगे, ठीक है, ये होती हैं मीडियम वेव जिन्हें कहते हैं। ठीक है, आप सुनते हो कई बार आकाशवाणी की मीडियम वेव इतने मेगाहर्ट्ज, तो यानी वो तरंगे कौन सी हैं, कहां से आ रही हैं, वो टीवी के लिए और न्यूज चैनल के लिए, रेडियो के लिए, रेडियो तरंगे सभी हैं। रेडियो इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि वो रेडियो तरंगों पे काम करती है, ट्रांजिस्टर होता है। तो इसका मतलब यहां से निकल के आएंगी कौन सी, मीडियम तरंगे या मध्यवर्ती, मीडियम या मध्य तरंगे। इसके बाद में जो एफ लेयर है इसको लिखेंगे एफ एल ओ, फ्लो, बहना। तो एफ से आएगी एफ प्रकार की लो वेव। एल से मतलब क्या है, लो। लो का मतलब इसको कहते हैं निम्न या स्मॉल। ठीक है, निम्न या स्मॉल, माइक्रो भी कह देते हैं कई बार, माइक्रो तरंगे। तो वो कहां से परिवर्तित होंगी, परिवर्तित का मतलब ये है यहां अगर हम किसी टेलीफोन का प्रयोग कर रहे हैं तो ये तरंगे जाएंगी और इससे आयन मंडल से टकराएंगी और फिर वापस हमारे पास आएंगी। ऐसा नहीं है कि तेरे पास मोबाइल है, भाई के पास मोबाइल है, यहीं से तरंग जाएगी और इसके फोन में चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। प्रोसेस जो होगा, पहले इतनी तरंग निकलेंगी, सेल टावर के यहां जाएंगी, सेल टावर से ऊपर सैटेलाइट पे जाएंगी, सैटेलाइट से फिर इस सेल टावर के पास आएंगी, फिर तुम्हारे पास आएंगी। अगर तुम्हारा अलग कंपनी का फोन है, तुम्हारा आइडिया का, तुम्हारा रिलायंस का है, तो तुम्हारे आइडिया वाले पे जाएंगी और आइडिया वाला फिर तुम्हें उसको सेंड करेगा, उसके बाद में आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये है तरंगों का परिवर्तन। तो लेयरों में कई बार कंफ्यूज हो जाता है। देखो डी लेयर दीर्घ तरंगे, इसके बाद देखो एक बात, बड़ी है पहले पहुंचेंगी, फिर थोड़ी हल्की पड़ जाएगी मीडियम चाल में, और ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगी, बिल्कुल लो हो जाएगी, और सबसे लास्ट में जो बची कुची रहेंगी ना, वे बिल्कुल वहां से अपने आप ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाती है। कोई कंफ्यूजन है नहीं है, क्योंकि चलेगा कहां से, 4 तरंगे को तो नाम मतलब ए बी सी डी तो करना देना, डी से स्टार्ट करना, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे पूछे जाते हैं उपग्रह कहां प्रक्षेपित किए जाते हैं। उपग्रह इसी में ही छोड़े जाते हैं, इसी में ही लगाए जाते हैं आयनोस्फीयर में। इसके बाद में अगली जो परत का नाम है, अगली परत का नाम है हमारी का वाह्य मंडल। हाँ जी, बाह्य मंडल, यानी बाह्य मतलब बाहर का। ठीक है, अगर कहीं आप जाते हो बाहर लिखा हुआ तो लिखा क्या रहता है, बाहर का रास्ता, इंग्लिश में लिखते हैं क्या, एग्जिट, एक्सोस्फीयर।
क्या कहेंगे इसको? एक्सोस्फीयर कहेंगे, क्योंकि वहां से बाहर निकला जा रहा है। इसके बाह्य परत का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। बाहर का तापमान इसके का कितना? 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, इसमें कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती जिनके बारे में हम ज्यादा चर्चा कर सकें, ठीक है। तो इसको एक चीज और भी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आयन मंडल को आयन मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयन तत्वों की अधिकता है, हीलियम है जैसे आपका, ठीक है। और जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछ रखा था समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत के लिए कि ओजोन परत को किस नाम से जाना जाता है। ओजोन परत को अगर और नाम कहा जाए तो ओजोन का, देखो ओजोन परत को कहा जाए, इसे कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच या पृथ्वी का सुरक्षा आवरण, कवच या आवरण कहा जाता है, सुरक्षा कवच। एक चीज ध्यान रखना, सुरक्षा कवच या सुरक्षा आवरण तो है ओजोन परत, और सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी, सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी सुरक्षा वाल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के अंदर की जो ऊष्मा है, हीट है, एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकाल देता है। अगर वो बाहर निकलने के लिए वो वाल्व का काम ना करे तो पृथ्वी अंदर से विस्फोट होगी। इसका मतलब पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो है हमारा कितना? 15 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान पृथ्वी का 15 डिग्री सेल्सियस है, और समुद्रों का औसत तापमान कितना है? 17.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और कई बार ये आती है कि सबसे पहले किसने ओजोन परत के संबंध में बताया, तो ओजोन परत के संबंध में सबसे पहले फारमैन ने बताया 1785, ठीक है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद और कोई समस्या हो वायुमंडल से संबंधित तो बताओ, ठीक है। एक चीज और है, सूरज से आने वाली यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पराबैंगनी किरणें, जिनको इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, वो ओजोन परत पे आके गिरती हैं। और ओजोन परत लगभग इन किरणों का कितने प्रतिशत? ओजोन लगभग इन किरणों का 99% को ऑब्जर्व कर लेती है, अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, उनको रोकती है, और 1% को पृथ्वी पे विकिरण के माध्यम से। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे सूर्य का प्रकाश या हमारी पृथ्वी को सूर्य का प्रकाश किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो विकिरण के माध्यम से होता है। विकिरण मतलब किरणों का विखंडित होकर छोटे छोटे फोटोन में आके आना। बताऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वायुमंडल का। इससे बाहर कितने बड़े एग्जाम में आप बैठ जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं पूछे, क्योंकि मैंने उनको लेयर नहीं, हालांकि ये एफ बी लेयरों में बातें टूटी हुई हैं, लेकिन आपके लेवल पे तो यहां से बिल्कुल कुछ नहीं पूछने वाला है, एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है। चलो, इस पे कुछ क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहे हो, कोई भी एनीवन किसी भी स्टूडेंट के, तो पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया बात बताइए, सबसे ज्यादा गैसें किस मंडल में पाई जाती है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो, मैंने बात करी है, अभी आप लोगों को बताया था कि 6 से 65 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है? 50% गैस पाई जाती है, ठीक है। तो ये 50% गैस जब यहां पाई गई तो ये किसका भाग है? क्षोभ मंडल का, सबसे नीचे वाले मंडल का। तो इससे क्लियर होता है, समझ क्या है, आप समझोगे तो किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। अगर आप रटोगे कि बस याद कर लिया कि ये है, फिर वहीं से बात आएगी। तो इसके बाद में अब मैंने कह दिया कि लगभग 32 किलोमीटर तक कुल गैसों के द्रव्यमान का 99% यहां तक पाया जाता है। अगर बात कर ले ऑक्सीजन की, तो मैंने ऑक्सीजन के बारे में आपको बता दिया कि ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक पाई जाती है, लगभग उसके बाद में विलुप्त हो जाती है। पाने को तो जो गैसें पाई जाती हैं वो 10,000 किलोमीटर को लिखता है, कोई 1000 किलोमीटर लिखता है कि वहां तक भी गैसें पाई जाते हैं, लेकिन ऊपर जाते जाते केवल 2 गैसों की प्रधानता बढ़ जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की। तो सूर्य है, सूर्य पर हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों व यूरेनियम,
ठीक है, क्योंकि 71% जो है हमारा हाइड्रोजन है सूर्य पे और 26.5% हमारा जो है हीलियम गैस है, और अन्य जो बचता है वो उसमें आते हैं आपके यूरेनियम है और थोड़ी सी और छोटी मोटी गैसें आपको पाई जाती है। ठीक है।